हेलो गाइस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ साइकोलॉजी। तो आज हम साइकोलॉजी, पहले तो जनरल साइकोलॉजी में जैसे हिस्ट्री और थोड़ा सा क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है साइकोलॉजी का, लिमिटेशंस और एवरीथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी जो थोड़ा जनरलाइज्ड रहेगा, आज हम इस वीडियो में वो करेंगे। और पर्सनली मैंने साइकोलॉजी के लिए मतलब वीडियोस ढूंढी कि अच्छी कोई वीडियो मिल जाए जिससे मुझे थोड़ा समझ आ जाए, बट आई डेंट फाइंड मच। तो दैट इज़ वाई मैंने फिर खुद पढ़ा, थोड़ा सा सीनियर्स की हेल्प ली और मैंने फिर ये वीडियो बनाने का सोचा। तो दैट इज़ वाई आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जनरल टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे, और जितनी ज़्यादा छोटी रख सकूँगी मैं मतलब पार्ट्स को, लाइक हम ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। हम लाइक एक या दो या मैक्सिमम 3 पार्ट में पूरी साइकोलॉजी जितना इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, होम्योपैथी विथ रेफरेंस टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी टर्म को समझते हैं पहले। तो साइकोलॉजी इट इज अ ग्रीक वर्ड विच कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज साइकी जिसका मतलब होता है माइंड, और लोगस इज स्टडी। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज बोथ एन एकेडमिक एंड अप्लाइड डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जब हम किसी के मेंटल प्रोसेस, उसके बिहेवियर्स, ठीक है, को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको फिर अप्लाई करते हैं बोथ अकेडमिकली और कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो और साइकोलॉजी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? तो साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो रीजनिंग की पावर होती है, कुछ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होती है, ये प्रोसेसेस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस, इसके साथ कैसे हम एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लाइक एक सिचुएशन में हर इंसान बहुत अलग अलग एक्ट कर सकता है, तो वो क्यों करता है, दैट इज we are studying in psychology. ठीक है, तो therefore this field has a very broad scope and is concerned with virtually everything we do, feel, think और experience। ठीक है, तो हम कुछ भी करते हैं, फील कर रहे हैं क्या, थिंक कर रहे हैं क्या, एक्सपीरियंस है, सब कुछ हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। क्यों फील कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर माइंड एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर माइंड, उसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, by term behavior, it means observable actions or reaction of a living organism, everything for overt action, anything we say or do through subtle changes in electrical activity occurring deep inside our brain। ठीक है, तो behavior जो होता है ना, वो हमारी माइंड के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती रहती है, उसकी वजह से हम एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। ठीक है, और वो एज आर एक्शन बाहर दिखता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बताया कि बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, वैसे हम बिहेवियर को भी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब ओरिजिन देखते हैं, ये ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी को ना पहले एक सेपरेट ना स्टडी या सेपरेट कोई टॉपिक नहीं माना जाता था कि साइकोलॉजी ऐसा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ समझते नहीं थे पहले लोग। तो वाइल साइकोलॉजी डिड नॉट इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन अंटिल लेट 1800, तो 1800 तक इसको कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं मानते थे। इट्स अर्लीस्ट हिस्ट्री कैन बी ट्रेस बैक टू द टाइम ऑफ अर्ली ग्रीक्स। By late 19th century, many philosophers had turned their attention to a question about human mind, through which different approaches have evolved। ठीक है, फिर 19th century के एंड तक लोग, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, उन्होंने फिर बोला कि क्वेश्चन करने लगे कि ह्यूमन माइंड ऐसे क्यों सोचता है, ऐसे क्यों बिहेव करे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तब साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी चीजें इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 2 अप्रोचेस दी जाती है, एक होती है रैशनल अप्रोच और एक होती है एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस को हम पढ़ते हैं। रैशनल अप्रोच में क्या था कि फिलोसफर्स हैड लॉन्ग अटेम्प्टेड टू आंसर द क्वेश्चन थ्रू केयरफुल रीजनिंग। ठीक है, इसको कहते थे रैशनलिज्म। पहले मैं खुद बताती हूँ कि दोनों अप्रोचेस का क्या मतलब है। देखो, ह्यूमन माइंड को समझने के लिए ना 2 टाइप की अप्रोचेस ली गई। पहला अप्रोच था कि हम जब रीजनिंग करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे अबाउट ह्यूमन माइंड, तो हमें समझ आएगा कि क्यों ह्यूमन माइंड ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है रैशनल अप्रोच किसी को समझने का। एक होता है एम्पेरिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम बहुत से ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, उसके बिहाफ पे कोई एक कंक्लूजन लेके आते हैं। ठीक है, तो रैशनल अप्रोच में 2 इसके अंदर सिस्टम्स आते हैं, एक होता है ड्यूलिज्म और एक होता है इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, ड्यूलिज्म में क्या बोला गया है, ये रेना डिस्क्रिट्स निकाला था। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने कहा था कि जो माइंड और बॉडी है ना, वो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं और वो इंटरैक्ट करती है थ्रू पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और इस व्यू को ड्यूलिज्म कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इंटरैक्शनिज्म भी बहुत ज्यादा सिमिलर था। इसमें क्या था, अदर बिलीव दैट माइंड कैन इन्फ्लुएंस बॉडी एंड माइंड। इसमें उन्होंने ये बोला कि जैसे हमारा माइंड हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सिमिलरली हमारा
हमारी बॉडी भी अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया, अ डिजायर टू ईट कैन ब्रिंग सलाइवा, ठीक है। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो उसकी वजह से खुद ही अपने आप ही सलाइवा आ जाता है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी माइंड और हमारी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। अब ये था रैशनल अप्रोच, ठीक है। ऐसे हमने रीजनिंग किया, इससे हम समझने की कोशिश हमने की कि कैसे हमारा माइंड वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद था एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच में बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे केयरफुल ऑब्जर्वेशंस किए ह्यूमन पे और उनके बिहेवियर को जानने के लिए, ठीक है। तो मेनी फिलोसफर रीच द कंक्लूजन दैट क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन माइंड कुड नॉट बी आंसर्ड बाय द वे ऑफ रीजनिंग बट रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज नोन एज एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है। मेनी फिलोसफर बाय यूजिंग फिजियोलॉजी gave many example how mind can be understood through empirical means, therefore a new scientific field of psychology took shape, ठीक है। तो उन्होंने बॉडी के जो सिंपल कॉमन जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड किया और फिर उससे ये चीज निकालने की कोशिश की कि क्यों हमारा माइंड ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्चेज हुआ, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इन 1879 विलियम या विल्हम, ठीक है, वुंड। ये नाम आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये जो थे वो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ये फाउंडर भी थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, ठीक है। तो इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1879 में इन्होंने फाउंड किया फर्स्ट फॉर्मल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने एक लैब बनाई थी साइकोलॉजी के लिए जहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होती थी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, ठीक है। वंस ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन 1874, ठीक है, he published a book known as Principle of Physiological Psychology, outlined many of the major connection between the science of physiology and the study of human thoughts and behavior, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक निकाली जिसमें ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी समझाया उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही अलग सा वर्ड यूज किया था, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन से बताया कि कैसे हम इंट्रोस्पेक्शन करके ह्यूमन कॉन्शियसनेस को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ही यूज्ड अ प्रोसेस इंट्रोस्पेक्शन अ लॉट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसके बाद है माइलस्टोन इन ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है। तो क्या क्या माइलस्टोन थे? सबसे पहले साइकोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट experiment field of study began in 1879 when Wundt found the first laboratory dedicated exclusively to psychological research, for which Wundt is known as father of psychology, ठीक है। and 1879 is regarded as the birth date of psychology, ठीक है। तो birth date of psychology 1879 में हुआ जब Wundt ने सबसे पहले लेबोरेटरी बनाई जो कि टोटली डेडिकेटेड थी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस पे, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं और इस डेट को मतलब इस ईयर को बर्थ डेट ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आए विलियम जेम्स, उनको ये एक अमेरिकन फिलोसफर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890, ठीक है। इसके बाद इवॉन, ये मैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसे ऐसी चीजें बता रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन साइकोलॉजी ग्रोथ, ठीक है। तो ये मैंने एक जगह लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट बन सकता है, तो दैट्स वाई। फिर नेक्स्ट था इवॉन पावलोव। इवॉन पावलोव ने ना क्लासिकल कंडीशनिंग बताई थी, ठीक है, कि कैसे हम लोगों के माइंड को या कंडीशन करके एक स्टिमुलस देके उनके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी। इसके बाद सिगमॉन्ड फ्रूड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट नाम आप सुनोगे साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप किया था एक मेथड ऑफ साइकोथेरेपी नोन एज साइको एनालिसिस, ठीक है। तो साइको एनालिसिस क्या होता है? ये एक जो होता है ये एक मतलब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के वो निकले थे हमारे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टाइप से हमने ये समझा था कि कैसे एक थॉट प्रोसेस चलता है, मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट्स में आता है। तो वो चीज इन्होंने एक पूरी एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था सिगमॉन्ड फ्रूड ने,
ठीक है, तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट थे इसके अंदर। ठीक है, अब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब 2-3 आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले राइट फ्रॉम स्टार्ट साइकोलॉजी एंड फिलोसफी इज कंसिडर एज अ सिंगल एंटिटी इन इंडिया एंड इंक्लूडेड इन सेम करिकुलम। ठीक है, तो ये बहुत इनिशियल बहुत सालों तक साइकोलॉजी फिलोसफी को एक ही साथ रखा जाता था, एक ही सिलेबस में पढ़ाया जाता था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर NN सेन गुप्ता ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1960 established a psychological lab first time in India. At present it is studied in more than 55 universities in India. ठीक है, उसके बाद सिंस देन मेनी रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। जब से बहुत सारी साइकोलॉजी में इंडिया में भी काम हो चुका है साइकोलॉजी पर। उसके बाद 1924 में स्पीयरमैन्स के एक स्टूडेंट थे डॉक्टर MV गोपाल स्वामी। ठीक है, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन मैसूर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला साइकोलॉजिकल लैब स्टैब्लिश किया था और इन्होंने साइकोलॉजिकल लैब मैसूर में सबसे पहले स्टैब्लिश किया था। ठीक है, जिसमें विथ इन कोर्स वेरियस यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स आर एस्टैब्लिश। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसको एक डिफरेंट कोर्स की तरह चलाया गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क्स डन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज वेरी लो। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्चेज और कैसे साइकोलॉजी एजुकेशनल में वर्क हो सकती है, कैसे इसका स्कोप है। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इस पे स्टडी करना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की एक इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसमें जो कस्टमर का माइंड समझना, या ये सारी चीज़ें पे ज़्यादा स्टडी हुई थी एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद इन 1922 इंडियन साइकोएनालिटिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड। दिस एसोसिएशन स्टार्टेड अ जर्नल नेम्ड समीक्षा। ठीक है, तो एक जर्नल स्टार्ट किया था समीक्षा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्कूल ऑफ थॉट। जो मैं पीछे बात करी थी साइकोएनालिटिक जो स्कूल ऑफ थॉट था, वो जो सिग्मंड फ्रॉइड ने दिया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के कैसे हम एक ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दिए थे। ठीक है, तो टोटल 5 या 6 हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आता है, सबसे पहले वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैव आर्ग्यूड फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल टू बी यूज एज अ गाइडिंग थ्योरी बाय विच all or the majority of human behavior can be explained। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, और आप भी इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा लिमिटिंग सा है थोड़ा। ठीक है, पर ये सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, एडवर्ड बी टिंचनर and one of the Wundt's most famous student founded। ठीक है, according to structuralist human consciousness could be broken down into much smaller part। उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको समझने के लिए हमें उसको बहुत सारे स्मॉलर पार्ट्स में समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक थॉट को, अगर एक थॉट जनरेट होता है तो वो एक सिंगल थॉट नहीं है, उसके पीछे स्मॉलर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि कंस्टिट्यूट करता है और एक थॉट बनाता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को या ह्यूमन का कोई भी बिहेवियर समझने के लिए आपको उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना है, इंट्रोस्पेक्शन, टू डिवाइड दैट थॉट या दैट कॉन्शियसनेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, ट्रेन सब्जेक्ट्स वुड अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन द रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू द मोस्ट बेसिक सेंसेशन परसेप्शन, और उसको आपको मोस्ट बेसिक और मोस्ट बेसिक सेंसेशन परसेप्शन में तोड़ना है। ठीक है, और फिर समझने की कोशिश करनी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मेथड इज अनरिलायबल, लिमिटिंग एंड सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव है कि मतलब अगर मेरे को कोई थॉट आ रहा है तो मैं कौन से सेंसेशन में तोड़ूं, मतलब थोड़ा सा सब्जेक्टिव लग रहा है, थोड़ा सा इतना रिलायबल नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, The structuralists studied mental experience by analyzing its element, their properties. The most important elements were sensation, but attention was also made to ideas and feelings। ठीक है, इसके बाद द चीफ मेथड, आप जैसे देख सकते हो, द चीफ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, पीपल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर ओन मेंटल प्रोसेस अंडर रिगरसली कंट्रोल्ड अंडर विगरसली कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अब इसके जो मेजर थिंकर्स जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के वो थे विलियम वुंड, और उन्हीं के एक स्टूडेंट एडवर्ड
टिचनर, जिन्होंने ये पूरा थ्योरी ही निकाला था, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या मिला है स्ट्रक्चरिज्म को, तो बाय टुडे साइंटिफिक स्टैंडर्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वर टू सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अदर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट स्ट्रक्चरिज्म वाज टू कंसर्न विद इंटरनल बिहेवियर व्हिच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर, ठीक है। तो ये ऐसा बोला गया कि जो स्ट्रक्चरिज्म है ना, कुछ ज्यादा इंटरनल बिहेवियर, इंट्रोस्पेक्शन करो, इन सब पे ज्यादा ही बेस्ड है, तो वो जो है ना कभी भी स्पेसिफिक और एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पाया गया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। सेकेंड है फंक्शनलिज्म, इसके फाउंडर थे जॉन डुई, ठीक है। प्रिंसिपल अब ये किस पे बेस्ड है, तो दे इन्वेस्टिगेट मेंटल एक्सपीरियंस एंड स्पेशली बिहेवियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द फंक्शनल वैल्यू इन अडेप्टिंग द ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली व्हेन अ पर्सन लर्न टू राइड अ बाइसाइकिल एट फर्स्ट कॉन्शियस ऑफ एवरी मूवमेंट बट द स्किल्ड बिहेवियर ऑफ ग्रेजुअली बिकम ऑटोमेटिक एंड कॉन्शियस, कंट्रोल इवेंचुअली डिसअपियर्स ऑल टुगेदर व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो फंक्शनलिज्म है वो मतलब वो ऐसा बताना चाह रहा है कि कुछ बिहेवियर्स क्या होते हैं वो हमारी फंक्शनल वैल्यू बन जाते हैं और हम अडेप्ट कर जाते हैं कुछ बिहेवियर या कुछ सर्टेन चीज के लिए, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन आवर मेंटल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे अगर हम जब स्टार्टिंग में बाइसाइकिल राइड करने के लिए कोशिश करते हैं तो इनिशियली हम एक एक स्टेप या एक एक मूवमेंट जो करते हैं उसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं, पर जब हम बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस तो नहीं बोलेंगे पर उतना हम ऐसे दिमाग लगा के नहीं कर रहे कि अब मुझे पैदल मारना है या अब मुझे ऐसे जाना है या जो भी, तो वो हमारे एक तरीके से वो हमारे बिहेवियर में आ चुका है, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल वैल्यू बन चुका है जिसकी वजह से वो जो इंसान है मतलब उसने एनवायरमेंट को अडेप्ट किया, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरिज्म एंड वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क, ठीक है। और ये जो फंक्शनलिज्म था ना वो जनरली स्ट्रक्चरिज्म जो थ्योरी थी उसको अबॉलिश करने के लिए ही लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग लगा विलियम जेम्स और ठीक है। और जो ये फंक्शनलिज्म था वो विलियम जेम्स और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है ना इवोल्यूशनरी थ्योरी की, जो लोग अडेप्ट जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है वो वही सर्वाइव करेगा, तो इस पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो वो अडेप्शन, फंक्शनल वैल्यू, इन सब चीज़ों की बात करता है हमारा फंक्शनलिज्म, ठीक है। रादर दैन फोकसिंग ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, फंक्शनलिस्ट फोकस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर, ठीक है। तो कैसे वो कॉन्शियसनेस या कैसे वो बिहेवियर बन रहा है उससे ज्यादा फंक्शनलिस्ट जो होते हैं, फंक्शनलिस्ट वे से जो सोचते हैं वो पर्पस क्या है उस कॉन्शियस या उस बिहेवियर का, उस पर ज्यादा फोकस था उसकी स्टडी करने पे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम साइकोलॉजी फ्लरिश्ड इन अमेरिका, ठीक है। इसलिए विलियम जेम्स को ने लिखा था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और इनको अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। द फोकस ऑफ फंक्शनलिज्म वॉज ऑन बिहेवियर एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। मतलब फंक्शनलिज्म का मेन फोकस है कि कैसे एक इंसान बिहेव करता है, ठीक है, हाउ बिहेवियर एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। फंक्शनलिस्ट यूटिलाइज मेथड्स सच एज direct observation while structurally sought to break down mental processes into their smallest parts, ठीक है। The functionalists believe that consciousness existed as more continuous and changing process, ठीक है। तो according to functionalist जो हम कोई भी चीज करते हैं वो more continuous और changing process है, ठीक है। इसके बाद मेजर थिंकर्स कौन थे, विलियम जेम्स, जॉन डुई और हार्वी कार, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या मिला फंक्शनलिज्म को, तो इट इज़ मतलब जो विलियम वुंड थे उन्होंने ही दिया था, उन्होंने बोला था कि इट इज़ अ लिटरेचर, इट इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजी। उन्होंने ये बोला कि मतलब जो इन्होंने बुक नहीं लिखी थी विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उस पे उन्होंने पूरा फंक्शनलिज्म जो कॉन्सेप्ट था उसको समझाया था। तो उन्होंने ये लिखा कि ये लिटरेचर है, ये ब्यूटीफुल है, पर ये साइकोलॉजी तो नहीं है, ठीक है। ऐसे करके विलियम वुंड ने इसके बारे में क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आया वो था बिहेवियरिज्म, ठीक है। इसके अंदर हम दो टाइप की कंडीशनिंग पढ़ते हैं बेसिकली। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो आइवॉन पावलोव ने दिया था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये सबसे पहले बिहेवियर ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग पहले बता रही हूँ, इन विच नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो नेचुरली अकरिंग जो स्टिमुलस होता है उसको
रिस्पॉन्स के साथ पेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं जिसको फिर पेयर करते हैं नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस के साथ, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, जो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस था वो खुद वो इवोक होने लग जाता है विथ रिस्पॉन्स विथआउट द प्रेजेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, ठीक है। जैसे इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था डॉग्स पे, कि जब वो डॉग्स को वो बुलाते थे बोन दिखा के, ठीक है, उसके बाद उनको स्टिमुलस देते थे तो धीरे धीरे उनको बिना बोन के भी सलाइवेशन होने लग गया, मतलब बिना फूड के भी सलाइवेशन उन्होंने करने लग गए, ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ठीक है। और इसके अंदर द टू एलिमेंट्स नाउ नोन एज कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो स्टिमुलस इसमें देते हैं उसको कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं और जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट देते हैं फॉर ईच बिहेवियर, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई बिहेवियर या इसकी वजह से कोई हमारी आदत या हैबिट डेवलप होती है या हम एबॉलिश कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशन इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, फॉर बिहेवियर, ठीक है। Here's there is an association is made between a behavior and a consequence for the behavior, ठीक है। तो कैसा तुम बिहेव करोगे उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये दोनों को एसोसिएट करके ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है, ठीक है। मेजर थिंकर्स कौन कौन थे, आइवॉन पैवलोव, B.F. स्किनर, जॉन वॉटसन, एडवर्ड थॉर्नडिक, क्लार्क हल, ठीक है, क्लार्क हुल, ठीक है, जो भी, ठीक है। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या मिला बिहेवियरिज्म को, ठीक है। तो मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बिहेवियरिज्म इज वन डायमेंशनल अप्रोच टू बिहेवियर एंड दोज बिहेवियरल थ्योरी डू नॉट अकाउंट फॉर फ्री विल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस सच एज मूड्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियरिज्म डज नॉट अकाउंट फॉर अदर टाइप ऑफ लर्निंग, स्पेशली लर्निंग विदाउट द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर बिहेवियर या कोई लर्निंग, मतलब इन्होंने सिर्फ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बताया ना कि आप कोई भी बिहेवियर डेवलप कर सकते हो अगर आप उसको जानबूझ के रीइंफोर्स करो, या तो कोई स्टिमुलस देके तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग, या कोई पनिशमेंट या कोई रिवॉर्ड देके, ठीक है। तो इसके बिना जो लर्निंग होती है तो वो कौन सा, मतलब वो कहाँ गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी इन्होंने बोला। उसके बाद पीपल एंड एनिमल आर एबल टू अडैप्ट देयर बिहेवियर व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इवन इफ प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो भी ऐसे बिहेवियर जो डेवलप होता है आफ्टर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, उसके बाद भी न्यू हैबिट्स या न्यू बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था बिहेवियरिज्म को, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, बिहेवियर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल behaviorism is based on observable behavior, so it is easier to quantify and collect data information when conducting research, ठीक है। effective therapeutic techniques for changing maladaptive or हार्मफुल बिहेवियर्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग से कोई अगर इंसान है वो कोई ऐसी हैबिट या कोई उसका बिहेवियर है जो उसके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए हम उसको पनिशमेंट देंगे तो धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ सकता है, तो ये थेरेपेटिक यूज में आ सकता है, ठीक है, इसकी नॉलेज होना बिहेवियरिज्म की, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ थी एक। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक। इसके जो फाउंडर थे वो सिगमंड फ्रॉइड था। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इन्होंने क्या एम्फसाइज किया, एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। फ्रॉइड बिलीव दैट ह्यूमन माइंड इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा माइंड है ना वो 3 एलिमेंट से बना है और हम जितना भी बिहेवियर हमारा होता है वो डिपेंड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड है हमेशा, ठीक है। तो 3 जो एलिमेंट होते हैं वो होता है इद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इद क्या होता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। ईगो क्या होती है, हमारी अनकॉन्शियस पार्ट में जो हमारी डिमांड्स है इड की, ठीक है। इसके अलावा सुपर ईगो क्या होती है, ऐसी चीजें जो हम मतलब कभी पा नहीं सकते, ठीक है, तो वो हमारे सुपर ईगो में आ सकती है, ठीक है। इट इज द इंस्टिंक्ट द पर्सनालिटी कंपोनेंट मेड अप ऑफ अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी दैट वर्क्स टू सैटिस्फाई बेसिक अर्जेस, नीड्स एंड डिजायर, ठीक है। ईगो द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट मेडिएट्स द डिमांड ऑफ इड, सुपर ईगो एंड रियलिटी। इट वर्क्स टू अचीव बैलेंस विथ आवर मोरल एंड आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद सुपर ईगो द कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनालिटी कंपोज ऑफ इंटरनलाइज्ड आइडियाज दैट हैव एक्वायर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हमारी पर्सनालिटी में कंपोज होके आई है, ठीक है, एक्वायर्ड है फ्रॉम आवर पेरेंट्स और सोसाइटी, उसको कहते हैं सुपर ईगो, ठीक है। तो इड, इंस्टिंक्ट, ईगो की बीच में जो हम सुपर ईगो और इद के बीच में जो भी डिमांड्स फुलफिल करना है वो हमारा ईगो करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो कि हम पेरेंट्स या सोसाइटी से लेते हैं, ठीक है। अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, तो ये हिज स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। मेनी ऑफ फ्रॉइड्स ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरीज वर बेस्ड ऑन क्लिनिकल केस एंड केस स्टडीज, मेकिंग हिज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू जनरेट टू अ लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा मेजर साइकोडायनेमिक या साइकोएनालिटिक
थिंकर्स कौन थे, सिगमंड फ्लूड, एना फ्लूड, ठीक है। इसके बाद एरिक्सन, ठीक है। और की टर्म्स साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या है, केस स्टडी, कॉन्शियस की बात करना, ईगो की बात करना, इद, सुपर ईगो और अनकॉन्शियस, इन सब की बात करना साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट की टर्म्स थे, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, तो द मेथड एंड थ्योरीज ऑफ साइकोएनालिटिक थिंकिंग contributed to experimental psychology, ठीक है। Many of the theories of personality developed by psychodynamic thinkers are still influential today, including Erickson's theory of psychosocial stages and Freud's psychosexual stages theory, ठीक है। Demerits क्या है, Freud's theory overemphasize the unconscious mind, ठीक है, सेक्स, एग्रेशन एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है। मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड क्वांटिफाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पीछे का स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म इतना ना भी हो, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या था, इसके जो फाउंडर थे वो बहुत सारे थे, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के थे, मैक्स विथमेल, कॉट कुफ्का और वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप देख लेना उसको। प्रिंसिपल क्या था इस साइकोलॉजी का, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट वी एक्सपीरियंस थिंग्स एज यूनिफाइड होल्स, ठीक है। दे थिंक rather than breaking down thoughts and behaviors to their smallest element. The Gestalt psychology believe that you must look at the whole of experience. According to them, the whole is greater than sum of its part, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ के, मतलब कोई एक बड़ा थॉट है उसको हम तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब अलग होगा और एक पर्टिकुलर थॉट का मतलब अलग होगा, ठीक है। और होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स टोटल, मतलब होल की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू सम ऑफ टोटल, ठीक है। और ये जो था मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि हमें पूरे होल एक्सपीरियंस को समझने का कोशिश करना चाहिए rather than ब्रेकिंग डाउन थॉट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। और इसी को इन्होंने समझाते हुए एक 5 फिनोमेना दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जिस 5 फिनोमेना की मैं बात कर रही हूँ, मैं वही बताने वाली हूँ, जो कि ना वेक्स विथमेल, जो इसके फाउंडर है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन बताया था विजुअल इल्यूजन पे, और उन्होंने अपना ही ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी इसी को 5 फिनोमेना से विद द हेल्प ऑफ इल्यूजन, ठीक है, विजुअल इल्यूजन की हेल्प से उन्होंने इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, ये इतना यही चीजें लिखी है, तो ये पढ़ने से ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ। क्या किया कि 2 इन्होंने लाइट सोर्स लिया एक डार्क रूम में, ठीक है। और क्या करते थे वो, उन्होंने क्या किया, जब हम 2 लाइट सोर्स को ऐसे देख रहे हैं वो जल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि 2 अलग अलग लाइट सोर्सेज है, ठीक है। और ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटीज में रखे गए थे, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि अब डार्क रूम कर दिया और इसको ना साइमल्टेनियसली ऑफ ऑन कर रहे थे, ऑफ ऑन ऐसे करके, ठीक है, बार बार ऐसे साइमल्टेनियसली कर रहे थे, ठीक है। और फिर देखा गया कि ये जो है ना दिखने में ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि एक ही लाइट है जो इधर से इधर हो रही है, इधर से इधर हो रही है, इधर से इधर हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज बोली कि अगर हम इसको होल देखें तो हमें कैसा लग रहा है कि एक लाइट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। जैसे एक लाइट है वो इधर से इधर जा रही है अगर हम ऐसा होल देखें, पर उसको सेपरेटली देखें तो अलग अलग लाइट का सोर्स है जो जिसको हम साइमल्टेनियसली ऑन और ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि कैसे होल की जो वैल्यू है, होल की वैल्यू है वो उसके सम से कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया, और ये इल्यूजन, इस इल्यूजन को 5 फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। तो इफ 2 स्टेशनरी लाइट सोर्स इन अ डार्क रूम सुटेबल ऑन और ऑफ साइमल्टेनियसली विच आर क्लोज टुगेदर, अ पावरफुल इल्यूजन इज क्रिएटेड ऑफ अ सिंगल लाइट स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, ऑल्सो डिपेंड ऑन, अच्छा ये जो चीजें हैं, ये जो 5 फिनोमेना होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस अपार्ट, टाइम, कितना टाइम पे तुम ऑन ऑफ कर रहे हो, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इन सब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या था 5 फिनोमेना का, significance is that it provides a vivid example of mental experience that cannot be explained in terms of elementary sensations. The whole is different from sum of its part. इसे इन्होंने बताया है कि जो whole है वो different होता है sum of its part से. The word Gestalt in German mean the way a thing has been placed or put together. ठीक है, तो Gestalt का मतलब ही है कि कैसे एक चीज रखी गई है या कैसे उसको put together किया गया है, जर्मनी में जर्मन वर्ड है ये, ठीक है। गैस्ट्रल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद परसेप्शन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो गैस्ट्रल साइकोलॉजी जो है वो परसेप्शन पे ज्यादा, परसेप्शन विद एम्फेसिस ऑन विजुअल परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन as explained by the phenomenon of illusion, ठीक है। The Gestalt principle later applied to motivation, social psychology and personality and to economic behavior, ठीक है। तो ये इन सब पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे हम बात करते हैं, तो इसके फाउंडर कौन थे, नोम चॉम्स्की, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो इट डील्स टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक,
परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। ठीक है, तो कैसे एक इंसान ऐसे ऐसे मेंटल कौन से ऐसे मेंटल प्रोसेस कर रहा है जिसकी वजह से वो कुछ सोच पा रहा है, कुछ परसीव कर पा रहा है, कुछ समझ पा रहा है या कुछ लर्न कर पा रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टडी ही इसका प्रिंसिपल या इसका बेस है इस स्कूल ऑफ थॉट का। तो इट चैलेंज द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड लैंग्वेज डोमिनेंट। ठीक है, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लैंग्वेज कुड नॉट बी लर्न प्योरली फ्रॉम कंडीशनिंग। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कैसे जो लैंग्वेज है वो प्योरली, अगर तुम किसी को कंडीशन, किसी को समझाओ, किसी को बस बोलो और तुम्हें फिर उसको उसका रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको मतलब रोज समझा रहे हो, जैसे हम जनरली करते हैं, हम कंडीशनिंग करते हैं ना, तो बच्चे को रोज हम ABCD सिखा रहे हैं, उसमें अगर वो सही कर रहा है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सीख रहा है। ठीक है, या कोई स्टिमुलस के बाद वो सीख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि कोई भी लर्निंग या जनरली इन्होंने पर्टिकुलरली लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई कि वो सीखने के लिए सिर्फ कंडीशनिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज पीपल कुड प्रोड्यूस सेंटेंस यूनिक इन स्ट्रक्चर एंड मीनिंग दैट could it possibly be generated solely through experience or natural language। ठीक है, implying that internal state of mind must be studied with the realm of science। ठीक है, उन्होंने बोला सिर्फ कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड को समझना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रियल साइंस बिहाइंड माइंड, या इसको पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ये था अपना कॉग्निटिव। इसके बारे में ज़्यादा बुक्स में भी नहीं दे रखा और आई होप सो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आपको सारी साइकोलॉजी के सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी वैसे तो फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ थॉट वॉज द मतलब ऐसा बोला गया है कि कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी स्कूल था, ठीक है, उसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी वो थी बाय जीन पियागेट। ठीक है, जिन्होंने कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसकी क्या स्टेजेस होती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट था इस थ्योरी का। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजी को एज अ साइंस, लेकिन अभी भी जैसे बहुत लोग हैं वो साइकोलॉजी को एक साइंस नहीं मानते, मतलब एक अलग साइंस नहीं समझते। तो कैसे साइकोलॉजी एक साइंस है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस, तो साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट्स मेथड आर साइंटिफिक। ठीक है, लाइक अदर साइंस इट स्टडीज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियरिज्म थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, next point, it aims to find out established relationship between cause and effect to make laws on the basis of this relation to use them involving concrete social problems। ठीक है, तो साइकोलॉजी की हेल्प से आप बहुत सारे कॉन्क्रीट सोशल प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक हो रहा है, जैसे बहुत सारे डिप्रेशन में लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी समझी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है। दैट इज साइंस, इवन ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माना गया है, ये साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड है, तो इसलिए इसको साइंस बोल सकते हैं हम। ठीक है, साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड इज कैरेक्टराइज बाय इट इज स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक है, इट इज जनरल विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट, जनरल है, रिस्पेक्ट रिजल्ट मतलब आएगा, इट इज सिस्टमैटिक, प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंगल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद टू विच साइंस डज साइकोलॉजी बिलोंग। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी किस साइंस के साथ रिजेंबल करता है या किसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है, या बिलोंग करता है। तो साइकोलॉजी इज अ मेंटल साइंस एंड इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, इट स्टडीज द मेंटल एक्टिविटी एज पॉजिटिव फैक्ट, ठीक है, एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। ठीक है, साइकोलॉजी इज बोथ अ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस। ठीक है, इट डिस्क्राइब मेंटल एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन्स ऑल्सो देयर कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कैसे कोई एक मेंटल एक्टिविटी हो रही है, उसके पीछे का क्या कॉज है, इफेक्ट है, वो सबकी स्टडी करता है। तो इसलिए जो साइकोलॉजी बहुत डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी साइंस है। ठीक है, इट इज कॉमनली रिगार्डेड एज अ थ्योरेटिकल साइंस एमिंग एट द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये था कि क्यों हमें साइकोलॉजी को एक साइंस समझना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक आज की वीडियो के लिए हम करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कोप बहुत ईजी है, ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहले चाइल्ड की साइकोलॉजी समझने के लिए कि कैसे हमें कोई एक बच्चा है वो बिहेव कर रहा है, छोटा सा बच्चा वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो वो चाइल्ड की साइकोलॉजी, इवन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी। तो चाइल्ड की साइकोलॉजी समझना, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की मेंटल प्रोसेसेस कैसे रिलेटेड है हमारे बॉडी के फंक्शन से, ठीक है, और कैसे रिलेशनशिप बन पा रहा है बॉडी के प्रोसेसेस में और माइंड के बीच में, तो इसको समझना। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कोई डेविएशन है, कोई इंसान है उसको कोई मेंटल डिजीज है, वो कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन, तो उसकी साइकोलॉजी समझना। एजुकेशनल साइकोलॉजी कि कैसे एक जो टीचर है वो किस प्रोसेस से कोई मतलब कि कोई टीचर है उसका बहुत अच्छे से समझा जाता है, किसी का नहीं समझ आ पाता, तो कैसे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझता है
कि कैसे एक्सप्लेन करनी चाहिए कोई चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है, कि कैसे कौन से लॉज है जिसकी वजह से ह्यूमन माइंड किसी किसी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई चीज़ वो खरीद रहा है या कोई चीज़ नहीं खरीद रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी, कैसे हम ह्यूमन मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम एक की किसी की बात से हम नाराज हो रहे हैं, किसी की मतलब किसी की बात पे हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको समझना, ठीक है, तो वो सोशल साइकोलॉजी में आएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का साइंस टू अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलर इमोशनल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई छोटा सा किसी को दर्द हो रहा है तो उसके लिए वो इतना रो रहा है, और किसी को बहुत ज्यादा पेन है पर फिर भी नहीं रो रहा, तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी समझना। काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है, काउंसिल करने के लिए तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज्यादा काउंसलिंग साइकोलॉजी फॉर काउंसलिंग कितना ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक साइकोलॉजी, ठीक है, कि कैसे कोई इंसान है वो मतलब बिल्कुल उसकी फैमिली में अगर आइडोसी चलती आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे वही चीज उसके बिहेवियर में अडेप्ट हो गई, तो वो चीज हमें उसके जेनेटिक मेकअप को समझना, इवन उसका साइकोलॉजी भी समझना, तो दोनों साथ में पढ़ना, दैट इज जेनेटिक साइकोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल और कंपैरेटिव साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स नहीं, एक स्कोप है कि यहाँ यहाँ साइकोलॉजी का स्कोप बनता है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आगे भी अभी बहुत कुछ बच रहा है। लिमिटेशंस, रोल ऑफ, इसके बाद सेंसेशन, परसेप्शन, ठीक है, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत कुछ बच रहा है। तो हम उसके लिए एक और दो आई थिंक वीडियो और लगेगी, तो हम वो उसके साथ ये साइकोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस। और वैसे ये साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है इनिशियली तो, पर आगे जाके थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको हम जल्दी जल्दी कवर भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे का तो वैसे ही थोड़ा कचरा सा लगता है मुझे, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है उसको समझना, तो आई होप मैंने थोड़ा सा जस्टिस किया हो समझाने में, और इसको बार बार देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, ठीक है। और आप पॉज करके वीडियो में जो नोट्स लिखे हैं उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। बाय बाय।